हेलो बेटा, कैसे हाल है? सो आज हम स्टार्ट करते हैं एसएचएम का पार्ट 2 जेईई मेन के वन शॉट रिवीजन के लिए। एसएचएम के पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिक चीजें अपन ने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कहानी अपन ने डिस्कस कर ली थी। एक फेजर डायग्राम वाली चीज भी अपन ने डिस्कस की थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेजर डायग्राम वाली कहानी को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना और समझ लेना, क्योंकि वो बाकी के चैप्टर्स में भी काम आती है, ठीक है। तो बेसिक चीज हमारी डिस्कस हुई, उसके बाद में बात करते हैं एनर्जी की। कहानी स्टार्ट करेंगे एनर्जी से, ठीक है। एनर्जी की अगर बात करें तो पार्टिकल के पास में दो एनर्जी होंगी। कौन कौन सी दो एनर्जी होंगी? एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। पहले अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में बेटा एक बेसिक रिलेशन होता है, F = -du/dy। पहली बात तो ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ फील्ड ओनली। केवल कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन करते ही नहीं है। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन है F = -du/dy। F = -ky अगर एसएचएम के लिए बात करें तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, du = ky/dy आएगा। दोनों साइड में मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन करने के बाद में u का ये एक्सप्रेशन मेरे पास में बनेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का एक रूल है, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो किसी एक साइड में हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। हमने कांस्टेंट लगा दिया प्लस में c, ठीक है। अब c की वैल्यू कैसे मिलेगी? हमें ये मालूम होना चाहिए कि y की किस वैल्यू पर u की क्या वैल्यू है। y भी कह सकते हैं, x भी कह सकते हैं, ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं। डिस्प्लेसमेंट वाली चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, x और y दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने ऐसा मान लिया कि एट y = 0, मतलब मीन पोजीशन पर अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी u0 है। अगर ऐसा है तो c की वैल्यू u0 आ जाएगी, और ये वैल्यू अगर u0 आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी ½ k/y² + u0। ये वाली बात क्लियर है? दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इन द एसएचएम ऑफ द पार्टिकल। ध्यान रखना इस चीज को कि अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी u = u0 + ½ k/y², where u0 is the potential energy at the mean position, ठीक है। अब अगर मैं मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर कर लूं तो u0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इन दैट केस द एक्सप्रेशन विल बी ½ k/y²। तो पोटेंशियल एनर्जी ½ k/y² + u0, दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन। इफ मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज 0 कंसीडर्ड देन u = ½ k/y²। ये ध्यान रखना है बेटा, मोस्टली हम इसको काम में लेकर के चलते हैं, बट u0 मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है। यही पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं टाइम की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को ये मान करके चल रहा हूं। टाइम की फॉर्म में लिखना चाहूं तो y को टाइम की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। y मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है? a sin, जनरल बात करूं तो ω t + φ आ जाएगा, ठीक है। तो y की जगह अगर मैंने ये पुट कर दिया तो ये a² sin² ω t + φ बनेगा k के साथ में। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी ½ k a² sin² ω t + φ। k अगर याद है तो m⍵² था, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ω² = k/m है, सो वहां से k = m⍵² आ गया। तो k को मैं m⍵² भी लिख सकता हूं। ये पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास में टाइम की फॉर्म में आ गई, ये भी कह सकता हूं और ये भी कह सकता हूं। ये टाइम की फॉर्म में एक्सप्रेशन हो गया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में एक्सप्रेशन हो गया। एट x = 0 पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। x = 0 या y = 0, तो y = 0 पर अगर बात करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी, और y = +- a पर अगर बात करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी। अगर मैं ये एक्सप्रेशन लेकर के चलूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी? y की जगह a पुट कर दूंगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी ½ k/a², ठीक है। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि u0 की वैल्यू 0 है, मतलब मैंने मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर किया है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूं ना बेटा पोटेंशियल एनर्जी का, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि मैंने मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? ½ k/a², क्लियर। चलो, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई, इसके बाद में काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, फिर इनका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का तो एक बेसिक फॉर्मूला है, हम जानते हैं ½ mv²। अब अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में चाहिए तो मेरे पास में v² = ω² a² - y² या x² था। अगर मुझे y की फॉर्म में चाहिए तो v² की जगह मैंने ये लिख दिया, तो मेरे पास में एक्सप्रेशन y की फॉर्म में ही आ गया। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
सो ये मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई, एम ओमेगा स्क्वायर को मैंने के लिख दिया। y इक्वल टू 0 पर बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी, चेक करके देख लेना, हाफ के ए स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और y इक्वल टू प्लस माइनस ए पर बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आएगी, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये बात लॉजिकली मुझे वैसे भी समझ में आ जाती है कि मीन पोजीशन पर अगर मैं बात करूं तो स्पीड मैक्सिमम होगी, और स्पीड अगर मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो मुझे वैसे भी क्लियर होना चाहिए कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड 0 हो जाएगी, दैट इज व्हाई द काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, टी की फॉर्म में अगर चाहिए तो v को लिख लेते हैं। अगर मैंने y को a sin ओमेगा t प्लस 5 लिखा तो v का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। v की ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी टाइम की फॉर्म में ये आ जाए। ठीक है, बात यहां तक क्लियर। तो मैंने दोनों एनर्जी दोनों फॉर्म में लिख ली, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों फॉर्म में लिख ली है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी लिख ली और टाइम की फॉर्म में भी लिख ली। यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब टोटल एनर्जी पर बात करते हैं। टोटल एनर्जी की क्या कहानी है, ये पूरा सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे हमारी तरफ से। टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में बात कर रहे हैं। अगर मैं एक्चुअल एक्सप्रेशन लेकर के चलूं तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट, ये तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस में काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में चल रहा हूं, तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में टोटल एनर्जी चाहिए तो मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लेकर के चलूंगा। अभी इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो जाता है। नाउ द टोटल एनर्जी विल बी यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर। मैं पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट मान करके चल रहा हूं मीन पोजीशन पर। अगेन वही बात कि अगर मैं यू नॉट को 0 ले लेता हूं, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली, तो फिर मैं टोटल एनर्जी को हाफ के ए स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल एनर्जी इज दिस। ठीक है, ये बात हुई है डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। अगर मुझे टाइम की फॉर्म में चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों टाइम की फॉर्म में लिख दूं, तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये तो हो गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी, प्लस में हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर को मैं कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल, दैट इज 1। सो द टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। यू नोट को 0 मान करके चल रहे हैं, 0 नहीं मान करके चलेंगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में यू नोट और आ जाएगा प्लस में, और यहाँ अगर प्लस में यू नोट आ जाएगा तो फिर यहाँ पर भी प्लस में यू नोट आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो टोटल एनर्जी अगर मैं चेक करूं, आप डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखो चाहे टाइम की फॉर्म में लिखो, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। ये तो वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन यही तो कहता है कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो टोटल एनर्जी यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर आ गई है। ठीक है, अब जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले एक बार टेबल बना लेते हैं। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए किसका, तीनों एनर्जीज का, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। डिस्प्लेसमेंट के साथ में किस तरह से वेरी करती है और टाइम के साथ में किस तरह से वेरी करती है। पहले अपन बात करते हैं एनर्जी और पोजीशन की, कि एनर्जी पोजीशन पर किस तरह से डिपेंड कर रही है। मैंने टेबल बना ली। ठीक है, टेबल किस तरह से बना ली, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए। इन पोजीशंस पर तीनों एनर्जीज की बात कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और टोटल एनर्जी। ठीक है बेटा, अब एक्सप्रेशन लिख लेता हूं मैं एक बार। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यू नोट को 0 लेकर के चल रहा हूं। अगर मैं यू नोट को 0 लेकर के चल रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो वो आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो वो आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां से चेक करते हैं, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए पर अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर, प्लस ए पर अगर बात करें तो हाफ के ए स्क्वायर, 0 पर बात करें तो 0। ठीक है, इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो मैक्सिमम आएगी, मीन पोजीशन पर मिनिमम आएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम आएगी। अब x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा, और x इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस ए पुट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ चीजें हम कॉमन सेंस से वैसे भी बोल सकते हैं कि वैसे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अब मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी, और एक्सट्रीम पर अगर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी। टोटल एनर्जी की बात करें तो ऐड कर लो हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो इधर लिया मैंने एनर्जी और इधर लिया मैंने एक्स, यहां पर लिया x इक्वल टू 0, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव वाला, और इधर ले लिया मैंने एक्सट्रीम नेगेटिव वाला। ठीक है बेटा, पहले अपन पोटेंशियल एनर्जी पर बात कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 पर अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई, प्लस ए पर बात करें तो वो मैक्सिमम आ गई, माइनस ए पर भी अगेन मैक्सिमम आ गई। और रिलेशन अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी और x का दैट इज पैराबोलिक रिलेशन। ग्राफ के पॉइंट ये मिल गए, रिलेशन पैराबोलिक है, इट मींस ये ग्राफ पैराबोला आएगा बेटा। जेई में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जैक्टली, मतलब ग्राफ कौन सा होगा केवल यही पूछा गया है, उसमें तीनों तरह की एनर्जी दे रखी थी, तो ये हमने बना दिया है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। बात यहां तक क्लियर। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर बात करें तो x इक्वल टू 0 पर अगर देखूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई, यहां पर 0 आ गई और यहां पर 0 आ गई, तो ये उल्टा हो गया, ये इस तरह से बन गया। ठीक है, ये वाला ग्राफ आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का। मैं इसको याद कैसे रखता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करोगे तो कटोरा सीधा रखा हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करोगे तो उसको उल्टा करके रख दिया। टोटल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टोटल एनर्जी के लिए है। बोलो बात क्लियर हो गई? तो ये एनर्जी में पोजीशन के साथ में वेरिएशन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है तो ऐसे यू शेप, मतलब सीधा कटोरा है, काइनेटिक एनर्जी के लिए वो उल्टा हो जाएगा, और टोटल एनर्जी के लिए स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये पोजीशन के साथ में वेरिएशन है। ठीक है, अभी टाइम के साथ में वेरिएशन के लिए भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। टाइम के साथ में वेरिएशन किस तरीके से आएगा देख लेते हैं ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी यू से भी डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। में फाई की वैल्यू को 0 मान करके चल रहा हूं, इनिशियल फेज 0। ठीक है, फाई की वैल्यू को मैंने 0 ले लिया। काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यू नोट को मैं 0 लेकर के चल रहा हूं अगेन। टोटल एनर्जी की बेटा अगर मैं बात करूंगा तो टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, टोटल कांस्टेंट। ठीक है, अब टाइम के साथ में ग्राफ बनाना है तो अगेन मैं टेबल बना लेता हूं। टी की वैल्यूज पूरे एक ऑसिलेशन के लिए बात करूं तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0 t/4 t/2 3 t/4 और कैपिटल टी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। क्लियर? कहानी समझ में आ रही है? अब टी पर चेक कर लेते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी चेक कर लेना, काइनेटिक एनर्जी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। जहां वो मिनिमम है उसको मैक्सिमम कर देंगे, मैक्सिमम है तो मिनिमम कर देंगे। जैसे पोटेंशियल एनर्जी टी इक्वल टू 0 पर, पोटेंशियल एनर्जी टी इक्वल टू 0 पुट किया तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई। t/4 पर इट विल बी मैक्सिमम हाफ के ए स्क्वायर, मिनिमम देन ये मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर? अब ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम है तो मिनिमम हो गया। वैसे फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं बेटा। यहां पर कोस है, अब यहां पर साइन और यहां पर कोस है, तो बेटा जब ये मैक्सिमम आएगा तो ये मिनिमम आएगा, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहां पर लिख दिया। आप वैल्यूज पुट करके देखेंगे ये रिजल्ट्स मिलेंगे। टोटल एनर्जी में ऐड करते हुए चलो, ऐड करेंगे तो हाफ के स्क्वायर और थ्रू आउट इट विल बी हाफ के स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब टाइम के साथ में ग्राफ कैसा बनेगा? इधर टाइम एक्सिस लिया, t इक्वल्स टू 0 t/4 t/2 3 t/4 एंड t। पोटेंशियल एनर्जी पर पहले बात करें, 0 पर 0 है, t/4 पर मैक्सिमम, देन 0, देन मैक्सिमम, देन 0। ये इस तरीके से चलेगा मामला, इस तरह से एक कर्व फॉर्म में घूमता हुआ ये पोटेंशियल एनर्जी का बनेगा। ठीक है, सो ये जो ग्राफ हमारा बना ये पोटेंशियल एनर्जी का बना टाइम के साथ। बात क्लियर है? स्क्वायर है यहां पर तो वैल्यू नेगेटिव में तो वैसे ही नहीं जाएगी। ठीक है, कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कॉमन सेंस है, हम वैसे ही बता सकते हैं।
तो नेगेटिव में तो नहीं जाएगी। काइनेटिक एनर्जी पर बात करें तो ये 0 है तो ये मैक्सिमम है भाई, फिर 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम, इट विल बी लाइक दिस। ये कहानी चलेगी काइनेटिक एनर्जी की, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। और टोटल एनर्जी ये स्ट्रेट लाइन दैट इज कांस्टेंट, ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई। तो ये टाइम के साथ में वेरिएशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमने पोजीशन के साथ में भी ग्राफ बना लिया कि पोजीशन के साथ में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, और ये टाइम के साथ में भी ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये एनर्जी की बेसिक कहानी होगी। अब जरा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे बने हैं और जो कुछ हमने सीखा उसको क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 0.5 kg। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, मैं चेंज कर लेता हूं जरूरत पड़े तो मीटर में। ये एम्पलीट्यूड आ गया। एंड टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड। ठीक बात है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट t इक्वल्स टू t/4, t इक्वल्स टू t/4 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मीन पोजीशन का मतलब हुआ कि t इक्वल्स टू 0 पर हमारा पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पर पाया गया है। assume that the initial phase of the oscillation is 0। सही बात है, अगर t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 है, फाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, क्वेश्चन की ये इंफॉर्मेशन है बेटा जो मैंने यहाँ पर नोट की है, ये पूरी जानकारी है क्वेश्चन में। अब थोड़ा ध्यान से अगर अपन देखें और अपन को ऑसिलेशन की बेसिक कहानी अगर समझ में आती है, ठीक है, कि भाई ये मीन पोजीशन मतलब x इक्वल्स टू 0 है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है प्लस वाली, ये एक्सट्रीम पोजीशन है माइनस वाली। हमसे कहा कि t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ है, तो कॉमन सेंस से बात ये बात सही क्लियर हो रही है कि t/4, और t/4 पर ही पूछा है। इसका मतलब जिस टाइम पर हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं उस टाइम पर हमारा पार्टिकल कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन पर, क्योंकि इंफॉर्मेशन दे दी है कि इनिशियली वो मीन पोजीशन पर है, तो t/4 पर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? हाफ के ए स्क्वायर, दैट इज मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी एक्सट्रीम पर। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी हाफ के ए स्क्वायर, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। के को मैंने ये लिखा, वैल्यूज ही तो पुट करनी है। मास कितना हो गया 0.5, ओमेगा कितना हो गया है, ओमेगा स्क्वायर आ गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, एंड टी इज 0.2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, इनटू में ए स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात और बता देता हूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कि जहां भी पाई स्क्वायर आता है उसको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नियरली इक्वल टू 10 ले लेना, आसपास में रिजल्ट पहुंच जाएगा। क्योंकि पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नियरली इक्वल टू 10 लोगे तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि रिजल्ट क्या आएगा। सो यहां से सॉल्व करके देख लेना, कैलकुलेशन करोगे आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बिकम इक्वल। कितने डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगी? कितने डिस्प्लेसमेंट पर? काइनेटिक एनर्जी तो हम लिखते हैं हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों को इक्वल करना है, हाफ के कैंसिल कर दो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई √2, क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस दोनों साइड में हो सकता है, तो प्लस माइनस a बाई √2। अब यहां पर वही बात है जो मैंने आपको पहले भी समझाई कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन को समझोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन अपने आप में सॉल्यूशन बता रहा है। उसने कहा भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बराबर करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर कर दी, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लिया। तो क्वेश्चन को समझने पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाया करो। क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो समझ लो कि 50% काम तो आपका हो गया। अब पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट गिवन है x इक्वल्स टू a sin pi t अपॉन 90। द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 210 सेकेंड। इस टाइम पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए, ठीक है।
अगेन वही चीज, x मुझे दिया हुआ है a साइन और कितना दिया हुआ है पाई टी अपॉन 90। अब मुझे इस टाइम पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए, तो पहले इस टाइम पर x पता लगा लेते हैं कितना है, पोजीशन पता लगा लेते हैं कितनी है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू a साइन, पोजीशन देखते हैं पाई अपॉन 90, और बेटा t की वैल्यू है 210, ये कैंसिल हो गया, ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू a साइन 7 पाई बाई 3 है, उसको अगर मैं 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखूं चलेगा, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा, साइन पाई बाई 3 आया, याद रखनी है एक बात, 2 पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 3 आया, तो x इक्वल्स टू a साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होगा 60, 60 का मतलब होगा √3/2, तो ये आ गया a√3/2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब मुझे इस पोजीशन पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए। चलो जी, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, इनका रेशियो चाहिए, कर दो कैंसिल। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करूं बेटा, 3a स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो, और अपॉन में अगेन एक्स स्क्वायर दैट इज अगेन 3a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो a स्क्वायर बाई 4 इधर 4, 3a स्क्वायर कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ, 1/3 आया बेटा जी। फिर वही चीज क्वेश्चन ने जो कहा हमने वो कर लिया, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इस टाइम पे बात की, पता लगा लिया, काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो मांगा, रेशियो निकल लिया। क्लियर हो गई कहानी, 100% क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये सारा जो डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूं, ये मैं मान करके चल रहा हूं कि ये सारी कहानी हमने पढ़ी हुई है। वन शॉट रिवीजन का मतलब ये हुआ कि फटाफट फटाफट से एट ए ग्लास चीजों को लेकर के चलेंगे, पढ़ा हुआ तो हमने सब कुछ है, बस एक बार रिकॉल करना है जल्दी से, मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते रहना क्या क्या वेराइटीज बन रही है और कौन सी वेराइटीज को कैसे अप्रोच किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन of amplitude A, total energy E, okay, at any instant its kinetic energy is 3E/4, kinetic energy total energy की 3/4 है, then its displacement y। चलो जी, एम्पलीट्यूड A दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टोटल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो हाफ के a स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेंगे तो हाफ के a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये y लिख रहा है इसलिए मैंने y मान लिया, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की 3/4 है, तो भैया इसका 3/4 कर दो, किसका, हाफ के ए स्क्वायर का टोटल एनर्जी का 3/4 कर दिया, वो काइनेटिक एनर्जी हो गई, इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आ रही है ना कहानी समझ में, हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा और क्वेश्चन ने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है उसका 3/4 कर दिया, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये कैंसिल हो गया, 3/4 a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 4, देन y इक्वल्स टू प्लस माइनस a/2, ठीक है। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी की 3/4 आ गई, कैलकुलेशन समझ में आ गई, बस ये हमारा आंसर आ गया, y इक्वल्स टू a/2। क्लियर है। चलो जी, एनर्जीज की बात होने के बाद में एसएचएम के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एक अभी स्प्रिंग पेंडुलम आगे आएगा, सिंपल पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम की क्या कहानी होती है बेटा, एक स्प्रिंग को पेंडुलम बना दिया, स्प्रिंग को पेंडुलम कैसे बना दिया कि स्प्रिंग के एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, दूसरे एंड पर हमने m मास का कोई ब्लॉक और ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया। अब इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में खींच करके, मतलब स्प्रिंग को स्ट्रेच करके और फिर मैं ब्लॉक को छोड़ दूं तो वो इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा, या इस तरह से इस डायरेक्शन में ला करके मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूं और फिर मैं इस ब्लॉक को रिलीज कर दूं तो ये इस तरह से ऑसिलेशन होगा, ये एसएचएम होगा। तो इसी को हम स्प्रिंग पेंडुलम कह रहे हैं। ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन ली है, स्प्रिंग की वर्टिकल पोजीशन भी हो सकती है, उस पर नेक्स्ट सेगमेंट में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में उस पर बात करेंगे। तो ये जो हमारा स्प्रिंग पेंडुलम बना, इसका टाइम पीरियड हमें लिखना है। ये वही कहानी है जो हम एसएचएम में स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स आएगा -kx, एफ को हमने एम में लिखा, ए को हमने ये लिख दिया,
ये हमारा वही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम। तो ये वही हमारी पुरानी कहानी है, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट एम अपॉन के, फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उल्टा कर देगा, कई बार फ्रीक्वेंसी पूछती है, ठीक है, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट एम अपॉन के, फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो उसका उल्टा। तो इसमें कोई स्पेशल कहानी नहीं है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका ध्यान रखना है, और नेक्स्ट स्लाइड में अपन उस चीज को प्रूव भी कर देंगे। टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्प्रिंग पेंडुलम में जो टाइम पीरियड आता है ना, वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता, मतलब उसका फॉर्मूला फिक्स है m अपॉन के, रूट के अंदर ये आएगा। अब ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस हमने क्यों बोला, इस कहानी को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने स्प्रिंग पेंडुलम की वर्टिकल पोजीशन ले ली है, स्प्रिंग को ऐसे लटका करके एम मास का ब्लॉक लगाया, एनर्जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, स्प्रिंग स्ट्रेच हुई, लेंथ इंक्रीज हुई, एक्सटेंशन हुआ, मान लो उसकी लेंथ एल थी, एक्स नोट का उसमें एक्सटेंशन हो गया, तो उसकी लेंथ एल प्लस एक्स नोट बन गई। जब एक्सटेंशन एक्स नोट हुआ तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स कितना आया, रीस्टोरिंग फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। छोटी सी एक बात ध्यान रखना कि ये जो एक्स लिखते हैं ना बेटा हम स्प्रिंग पेंडुलम के केस में, दिस इज चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज होता है एक्सटेंशन या कंप्रेशन की वजह से वो है। तो यहां पर एक्सटेंशन एक्स नोट हुआ इसलिए हमने के एक्स नोट लिखा। इक्विलिब्रियम में अगर बात करेंगे तो ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा, यहां से अगर हम एम अपॉन के को कैलकुलेट करेंगे तो एक्स नोट अपॉन जी आएगा। हमने फॉर्मूला टाइम पीरियड का बोला था रूट एम अपॉन के 2 पाई के साथ, तो 2 पाई रूट एम अपॉन के की जगह एक्स नोट अपॉन जी लिख देंगे। अब इसको अगर आप देखोगे ना बेटा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार टी की वैल्यू जी पर डिपेंड तो कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है, लेकिन फॉर्मूले में कई बार ऐसा होता है कि जैसा हमें दिख रहा होता है एक्चुअल में कहानी वो होती नहीं है। मतलब फॉर्मूले में जी तो है लेकिन जी के आने का मतलब ये नहीं है कि टी की वैल्यू जी पर डिपेंड करेगी। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कैपेसिटर वाला कि Q इक्वल टू CV है, यहां से C इक्वल टू Q अपॉन V है। अब इसको अगर मैं देखूंगा तो C की वैल्यू इन दोनों पर डिपेंड करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला अगर देखूं तो, बट C की वैल्यू इन पर डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि बेसिक फॉर्मूला ये कहता है कि Q प्रोपोर्शनल टू V है, वहां से ये आया और ये जो C आया ये अपने आप में एक कांस्टेंट है बेटा। तो C की वैल्यू तो दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं है क्योंकि Q प्रोपोर्शनल टू V है। इसका मतलब यहां एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इफ द Q इज इंक्रीज्ड कॉरेस्पॉन्डिंगली V भी इंक्रीज्ड विद द सेम रेशियो, Q को डबल करूंगा तो V भी डबल हो रहा है, T पर इफेक्ट नहीं आ रहा है। ऐसे कहानी यहां पर है कि एक्स नोट कितना होगा ये G पे डिपेंड करे, अगर G हाफ हो जाएगा ना तो एक्स नोट भी हाफ हो जाएगा, और G अगर डबल होगा तो एक्स नोट भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, बट इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हियर एज G इंक्रीजेस देन एक्स नोट ऑल्सो इंक्रीजेस इन द सेम रेशियो, तो एक्स नोट अपॉन G एक कांस्टेंट आएगा, मतलब G पर ये डिपेंड नहीं करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। स्प्रिंग पेंडुलम में जो टाइम पीरियड है वो G पर डिपेंड नहीं करता, आगे पता लगेगा कि सिंपल पेंडुलम में G पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्प्रिंग पेंडुलम की कुछ और इंपॉर्टेंट कहानी भी है जहां से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। कंपोजिट स्प्रिंग पेंडुलम, कंपोजिट का मतलब हो गया एक तरह से कॉम्बिनेशन, मतलब दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग्स को कनेक्ट करने की बात चल रही है भाई। दो तरह का कॉम्बिनेशन की बात आती है तो वही दो याद आते हैं, सीरीज और पैरेलल। यहां मैंने दो स्प्रिंग सीरीज में लगाई, ठीक है, यहां दो पैरेलल में लगाई और ये भी मैंने पैरेलल में लगाई। अब पहले तो आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है उसको समझ लो। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मैं मेरे तरीके से बताता हूं कि एक स्प्रिंग ये ली है, इसके साथ में एक स्प्रिंग ये ली है और यहां पर मास को अटैच किया है, ठीक है। एक स्प्रिंग मैंने ये ली है, यहां पर मास को अटैच किया है, एक स्प्रिंग मैंने ये ली है। दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस है, कांस्टेंट K1 और K2, K1 और K2 मान लिया, दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस है बेटा। यहां मास दोनों स्प्रिंग्स के बीच में है, यहां पहले एक स्प्रिंग से दूसरी को कनेक्ट किया, फिर दूसरी से मास को अटैच किया, तो ये तो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और ये हमारा एक्चुअल में है पैरेलल कॉम्बिनेशन। लॉजिकली आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, याद रखना इस बात को कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फोर्स होता है, फोर्स का मतलब रीस्टोरिंग फोर्स,
सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब जितनी भी स्प्रिंग सीरीज में होंगी सबके लिए रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें एक्स मतलब एक्सटेंशन और कंप्रेशन, ये सारी स्प्रिंग्स के लिए सेम आता है। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटेंशन भी ऐसा भी हो सकता है कि एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा और दूसरी स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा। जैसे अब यहां अगर मैं देखूं तो इसमें जितना फोर्स डेवलप होगा उतना ही फोर्स इसमें डेवलप होगा। यहां अगर मैं देखूं तो ब्लॉक को अगर मैं इधर खिसकाऊंगा इधर खिसकाऊंगा तो जितना इसकी लेंथ में चेंज आएगा उतना इसकी लेंथ में चेंज आएगा। यहां भी ध्यान से देखना वही चीज यहां पर भी है। अगर मैं इस ब्लॉक को एक्स इधर खिसका दूं, इस केस को ध्यान से समझ लेना, इसको अगर मैं एक्स इधर खिसका दूं तो इसमें कंप्रेशन आएगा एक्स का और इसमें एक्सटेंशन आएगा एक्स का, मतलब चेंज इन द लेंथ दोनों में सेम आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे स्प्रिंग्स में रीस्टोरिंग फोर्स सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे स्प्रिंग्स के लिए चेंज इन द लेंथ सेम होता है। उसमें एक्सटेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, एक में एक्सटेंशन और दूसरे में कंप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। इसी के बेसिस पर यह सॉल्व किया गया है। रिजल्ट्स पर ध्यान देना, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट के लिए यह फॉर्मूला है, मतलब दो स्प्रिंग अगर सीरीज में होंगी तो मैं के इक्विवेलेंट लिखूंगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 अगर सीरीज में होंगी तो। वही रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला या कैपेसिटर का सीरीज वाला। तो अगर आपको कैपेसिटेंस के रिजल्ट्स याद है कि सीरीज और पैरेलल में क्या होते हैं, सेम पैटर्न पर फोर्स कांस्टेंट के रिजल्ट है यहां पर के इक्विवेलेंट के। सीरीज में ये आएगा, पैरेलल में ये आएगा, ये भी पैरेलल है तो इसमें भी ये आएगा, ठीक है। और टाइम पीरियड 2π√m अपॉन के। अब अगर स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन की बात है तो के की जगह के इक्विवेलेंट लिख लेना, एक स्प्रिंग की बात है तो के लिख लेंगे, एक से ज्यादा स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन अगर है तो के इक्विवेलेंट लिख लेंगे, जो कॉम्बिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो सीरीज में अगर बात करेंगे तो ये आ गया, पैरेलल में अगर बात करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है 100%। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ ए स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ के प्रोपोर्शनल टू 1/L। लास्ट में लिखा हुआ है। इसकी कहानी क्या है, ये कहानी और समझ लो, ये क्वेश्चंस में काम आते हैं और इसका एक एग्जांपल मैं मेरी तरफ से करा भी दूंगा। पॉइंट ये कहता है एक्चुअल में कि एक स्प्रिंग का कांस्टेंट के है और मान लो उसकी लेंथ L है। अगर इस स्प्रिंग को दो पार्ट में कट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट होता है ना बेटा, ये जो ओरिजिनल लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये काम में किस तरह से आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये काम में किस तरह से आएगा। काम में इस तरह से आएगा कि जैसे मैंने इसके दो इक्वल पार्ट कर दिए, अब एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, दोनों की लेंथ L/2 है और L/2 है। अब इसके लिए अगर बात करेंगे तो लेंथ कितनी हो गई, जब L थी तो K था, लेंथ हाफ हो गई तो लेंथ हाफ होते ही ये डबल हो जाएगा। तो इसका जो कांस्टेंट है लेंथ हाफ होते ही ये 2K हो जाएगा और इसका जो कांस्टेंट है वो 2K हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं एक स्प्रिंग को कट कर दूं, दो पार्ट में कट कर दूं, एक पार्ट की लेंथ ये तो मैंने इक्वल लिया, अब मैं एक ऐसा केस ले लेता हूं कि ये L/4 और ये 3L/4, 1:3, लेंथ का जो रेशियो है वो 1:3 है, दो पार्ट में कट कर दिया। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, अपॉन में 4 है तो ऊपर 4 लगा दो, 3/4 है उल्टा करना है तो इसको 4/3 के कर दो। ये फंडा याद, ठीक है। K प्रोपोर्शनल टू 1/L। इस पर क्वेश्चंस मिलते हैं और इस कहानी को दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लेना कि अगर लेंथ L/6 होगी, काट करके L/6 कर दी, L/6 कर दी तो उसका कांस्टेंट 6K हो जाएगा, L/3 कर देंगे तो 3K हो जाएगा, L/4 करेंगे तो 4K हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं, क्वेश्चन की क्या कहानी है। फिगर में हमें कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है स्प्रिंग्स का, रीडिंग भी लगा लेते हैं। इन फिगर ए की अगर बात करें, मास 2m इज फिक्स्ड ऑन मास m, 2m को m के ऊपर रख दिया, बहुत अच्छी बात है, विच इज अटैच्ड टू टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, दोनों का कांस्टेंट k है, ठीक है। इन फिगर बी, राइट, इन फिगर बी मास m
is attached to two springs of spring constant k and 2k, ठीक है. If mass m in A and in B are displaced by a distance x, यहां भी x है किसका है, इधर या इधर, यहां भी x है किसका है, horizontally, and then release, छोड़ दें तो oscillations होंगे. टाइम पीरियड t1 एंड t2, यहां पर आ रहा है t1 और यहां पर टाइम पीरियड आ रहा है t2, corresponding to A and B respectively, follow the relation. मतलब पूरा स्टेटमेंट बोलूं तो कौन सा रिलेशन सही है, t1 और t2 का रेशियो निकालना, ठीक है. कुल मिलाकर के बात यह है कि के इक्विवेलेंट निकाल लो. अब इसको ध्यान से देखना, मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. तो अगर मैं ए के लिए बात करूं तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी k1 प्लस k2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है. k1 प्लस k2 करूंगा तो 2k आ गया, फर्स्ट केस में तो ये आ गया. और मास की वैल्यू कितनी आ गई है, मास की वैल्यू आ गई है 3m, ठीक है. तो फर्स्ट केस में t1 इक्वल्स टू 2 पाई रूट, मास की जगह आ गया 3m और ये मास आ गया, और ये आ गया है हमारा 2k. अच्छा, b के लिए अगर बात करें, b में भी दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू k प्लस 2k कर दूंगा, ये 3k आ गया, सही बात है. और यहां पर अगर मैं मास देखता हूं तो मास कितना है, m है, तो t2 इक्वल्स टू 2 पाई रूट, मास हो गया है m अपॉन में आ गया बेटा 3k. ये रहा अपना t1, ये रहा अपना t2, रेशियो निकाल लेना, हो जाएगा काम 100% तरीके से. क्लियर हुई बात. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. कुछ क्वेश्चन देख करके ऐसे लगते हैं कि बहुत स्पेशल बात है, कुछ कहानी है, बट वो क्वेश्चन एक्चुअल में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा होता है, वो न्यूमेरिकल होता नहीं है, सिंपल होता है वो जो भी है, ठीक है. इन द गिवन फिगर अ बॉडी ऑफ मास m is held between two massless spring, दो मासलेस स्प्रिंग के बीच में इसको लगा दिया ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. ये है खास बात कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है पूरा सिस्टम. द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग्स आर अटैच्ड टू फर्म सपोर्ट्स, ये फर्म सपोर्ट से अटैच कर दिया. इफ ईच स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट k, दोनों का कांस्टेंट k है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ गिवन बॉडी, इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या लग सकती है, लग सकती है इस वजह से कह रहा हूं कि है नहीं, बट हमें लग सकती है कि यार ये इंक्लाइंड प्लेन पर है. अगर ये अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की, तो हम कहते भाई दोनों पैरेलल में, के इक्विवेलेंट की वैल्यू k प्लस k मतलब 2k आ जाएगी. यहां इंक्लाइंड प्लेन है तो mg इस डायरेक्शन में लूंगा, g का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा, ठीक है. तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये केस हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले केस से डिफरेंट है. बट स्प्रिंग पेंडुलम के केस में जैसे हमने कहा था कि g का कोई फैक्टर इसमें काम नहीं करता है, मतलब g पर ये डिपेंड नहीं करता है. तो अगर मैं अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में लूं इस तरह से, ठीक है, यही अरेंजमेंट अगर मैं वर्टिकल प्लेन में लूं इस तरीके से, और यही अरेंजमेंट अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन पर लूं इस तरीके से, मुझे के इक्विवेलेंट निकालना है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या इंक्लाइंड है, तो मुझे के इक्विवेलेंट चाहिए. तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2k, t इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन 2k अपना आंसर, ठीक है. सॉरी मैंने टाइम पीरियड बोला, फ्रीक्वेंसी चाहिए, हाँ तो ठीक है, उसको उल्टा कर लेना. फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो 1 अपॉन 2 पाई रूट 2k अपॉन m, ये अपना फ्रीक्वेंसी है. तो ध्यान रखना स्प्रिंग पेंडुलम में ये चीजें मैटर नहीं कर रही, ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो. अगर मास और फोर्स कांस्टेंट्स की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है तो तीनों केसेस में रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है. चलो आगे बढ़े. सिंपल पेंडुलम, जिसकी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर भी चुके हैं. सिंपल पेंडुलम को ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है फिजिक्स में कि एक स्ट्रिंग लेकर के उससे एक छोटी सी बॉल को अटैच कर देते हैं जिसको बॉब कहते हैं, एक साइड में ले जाकर के छोड़ देते हैं तो वो इस तरीके से झूलती है, ऑसिलेशंस करती है. अब ये जो सिंपल पेंडुलम है, यही सिंपल पेंडुलम कहलाता है. इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होगा, एक्सप्रेशन देखते हैं क्या मिलता है, कैसे मिलता है. एक मिनट में इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूं, ठीक है. क्या एक्सप्रेशन मिलता है, कैसे एक्सप्रेशन मिलता है. रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आएगा, पेंडुलम की कोई एक पोजीशन जैसे हमने ये ली, मान लो वर्टिकल से अभी थीटा एंगल पर है, तो यहां mg आएगा, ये थीटा लिया तो बेटा ये थीटा आएगा, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा,
ये हमारे काम का कंपोनेंट है। ध्यान से अगर मैं देखूं तो इस पोजीशन में mg sin थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज एक्टिंग टुवर्ड द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन की तरफ ये लग रहा है, और मीन पोजीशन की तरफ जो अपना फोर्स लगता है वही अपना रिस्टोरिंग फोर्स होता है। इसका मतलब जो mg sin थीटा है वो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो हमने लिखा F इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स है तो माइनस का mg sin थीटा। अब ये F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा है, साइन कहां गायब हो गया, थीटा स्मॉल लेकर के चल रहे हैं भाई, तो साइन थीटा को थीटा कर दिया, थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया x और ये आ गया l, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से x अपॉन l बन गया। तो ये हमारे पास में F इक्वल टू माइनस mg अपॉन l इंटू एक्स। मैं मेरे तरीके से कहता हूं इस चीज को। अब इसको रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स से अगर मैं कंपेयर कर लूंगा तो k की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट m अपॉन k, और k की जगह मैंने लिख दिया है mg अपॉन l, तो ये आ गया है 2 पाई रूट l अपॉन a। कहानी ये भी यही है, मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके बोल दिया कि जब मैंने mg sin थीटा को रिस्टोरिंग फोर्स लेकर कैलकुलेट किया तो यहाँ प्रोपोर्शनल टू x की कंडीशन बनी, तो जो कांस्टेंट है वो ये रहा k, बस मैंने टाइम पीरियड के फॉर्मूले में उसको लिखा, तो इसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट l अपॉन g। अब यहां l और g में रिलेशन नहीं है, स्प्रिंग के केस में भी मिला था बेटा, ध्यान रखना, स्प्रिंग के केस में शायद हमने ये लिखा था 2 पाई रूट x नॉट अपॉन g, चेंज इन द लेंथ। बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज को, एक्सप्रेशन मिलते जुलते हैं, लेकिन सिंपल पेंडुलम में ये लेंथ है, स्प्रिंग पेंडुलम में चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ की बात थी वो g पर डिपेंड थी, इसलिए t की वैल्यू g पर डिपेंड नहीं कर रही थी, ये रेशियो कांस्टेंट आ रहा था। लेकिन सिंपल पेंडुलम के केस में t की वैल्यू g पर डिपेंड करती है, और हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं सिंपल पेंडुलम के, अलग अलग सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशन से क्या क्या टाइम पीरियड लिखते हैं वो रिजल्ट्स में बता रहा हूं, क्वेश्चंस में वो काम आएंगे, ठीक है। उन रिजल्ट्स को याद रखना है। जैसे पहला केस इसमें लिया है, या पहली सिचुएशन इसमें क्या ली है, इफ अ होल इज मेड इन बॉटम ऑफ अ होलो स्फीयर फुल ऑफ वाटर and water come out slowly through the hole, then T first increases, reaches a maximum value and then decreases till it becomes equal to its initial value, ठीक है। ये बड़ी पॉपुलर सिचुएशन है। मैंने एक सिंपल पेंडुलम कैसे बनाया कि एक होलो स्फीयर लिया, पूरा का पूरा पानी से भर दिया, ठीक बात है। अब इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा तो 2 पाई रूट l अपॉन g, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखेंगे रिजल्ट यहां क्या लिखा हुआ है। एक बात पर गौर और करना है बेटा कि ये जो L है ये एक्चुअल में इफेक्टिव लेंथ होती है, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ का क्या मतलब है बेटा, एक्चुअल में ये लेंथ होती है सस्पेंशन पॉइंट से जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका O मान लेता हूं, यहां तक की जो लेंथ होती है वो L। तो सिंपल पेंडुलम में जो L लिया जाता है वो सस्पेंशन पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की लेंथ ली जाती है, केवल स्ट्रिंग की लेंथ नहीं होती, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की लेंथ होती है। अब इसमें अगर मैंने एक छोटा सा होल बना दिया जिसमें से धीरे धीरे पानी निकल रहा है, तो पानी का लेवल नीचे जाएगा धीरे धीरे। अब सोचो पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे हुआ तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे गया तो एल इंक्रीज हो गया, एल के इंक्रीज होने के साथ में टी की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो स्टार्टिंग में ये कहानी चल रही है कि पानी का लेवल नीचे आता जा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट होता जा रहा है, उसके शिफ्ट होने के साथ में एल इंक्रीज हो रहा है, एल के इंक्रीज होने के साथ में टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आफ्टर सर्टेन लेवल जब पानी की एक ये मिनिमम क्वांटिटी हो गई, मतलब पानी का मास बहुत कम हो गया। स्टार्टिंग में तो क्या है कि पानी का मास डिसाइडिंग फैक्टर है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा, क्योंकि होलो स्फीयर है उसका मास तो बहुत कम है। लेकिन जब पानी की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी तो फिर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होलो स्फीयर के मास के अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा। तो पानी का मास एक लेवल से कम हो जाने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस से ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो जब पानी उसमें से धीरे धीरे बाहर निकलता है तो इनिशियली लेंथ इंक्रीज होती है, फिर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस से ऊपर शिफ्ट होने लगता है तो लेंथ वापस से डिक्रीज होने लगती है। तो टाइम पीरियड पहले इंक्रीज होता है फिर उसके बाद में डिक्रीज होता है। जब पानी पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस सेंटर पर आ जाएगा और टाइम पीरियड की वैल्यू वही हो जाएगी जो इनिशियली थी। T first increases, reaches a maximum value and then decreases till it becomes equal to the initial value। ये कहानी है,
ये केस समझ में आया। सेकंड केस, इफ द बॉब इज सस्पेंडेड बाय वायर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर वाले फैक्टर पर बात कर रहे हैं। लेंथ L will change and so will the time period also change if delta theta is increase in the temperature। ये थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ी जाने वाली चीज है कि अगर हम वायर का या स्ट्रिंग का टेम्परेचर डेल्टा थीटा से इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो इतनी हो जाती है। L इक्वल टू एल नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। एल नॉट इज द इनिशियल लेंथ, जो इसकी इनिशियल लेंथ थी, और L है उसकी फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद या टेम्परेचर चेंज करने के बाद जो उसकी फाइनल लेंथ हो जाएगी। अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट लेंथ के लिए, ठीक है। तो अगर मैंने टेम्परेचर डेल्टा थीटा से इंक्रीज कर दिया तो अब टाइम पीरियड का रेशियो क्या आएगा, पहले लेंथ L नॉट थी तो मैंने टाइम पीरियड लिख लिया T नॉट इक्वल टू 2 पाई रूट L नॉट अपॉन जी। अब लेंथ L हो गई है, टाइम पीरियड को T कर दिया तो 2 पाई रूट L अपॉन जी। बात क्लियर है यहां तक। रेशियो लिया तो T अपॉन T नॉट, जी से जी कैंसिल हो गया, ये कहानी बच गई। L को मैंने लिख दिया है L नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा, L नॉट से L नॉट कैंसिल हो गया, पावर में हाफ आ गया। वैल्यू अगर कम है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये हमारे फिजिक्स में बहुत काम आता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम इस पावर को डायरेक्ट यहां चिपका देते हैं। अगर वैल्यू कम है तो ये 1/2 यहां चिपका दिया, ठीक है। तो T अपॉन T नॉट ये आया है 1 प्लस हाफ डेल्टा सॉरी एल्फा डेल्टा थीटा, तो T अपॉन T नॉट 1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो -1 नियरली इक्वल टू 1/2 एल्फा डेल्टा थीटा। इसको सॉल्व किया तो ये T माइनस टी नॉट अपॉन T नॉट आएगा। T माइनस टी नॉट का मतलब चेंज इन द टाइम पीरियड अपॉन में T नॉट, ये फ्रैक्शनल चेंज इन द टाइम पीरियड आया, दैट इज इक्वल टू हाफ एल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो टाइम पीरियड में जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो आएगा हाफ एल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां से क्वेश्चन कभी कभी बनता है, ध्यान रखना, परसेंटेज में बात करेंगे तो इनटू में 100। ये चेंज इन टेम्परेचर अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी टेम्परेचर कोएफिशिएंट लेंथ के लिए। क्लियर होगी बात। ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, ध्यान रखना है इसका भी। चलो जी, और क्या क्या सिचुएशंस बन रही हैं। लिफ्ट वाली सिचुएशन बन रही है, इफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एक्सीलरेटेड लिफ्ट, तो हमने एक्सप्रेशन ही लिख लिया 2 पाई रूट L अपॉन जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव कितना होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि लिफ्ट कौन से डायरेक्शन में जा रही है, किसी एक्सेलरेशन से, नीचे की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो ध्यान रखना है जी माइनस ए होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो ध्यान रखना है कि जी प्लस ए होगा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रही है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी जी के इक्वल, अगर v की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन अगर 0 है, ठीक है। तो नीचे अगर किसी एक्सेलरेशन से आए तो ये लिख देना, मतलब a अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सीधा याद रखो, लिफ्ट का a अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मुझे ये लिख देना है, और उसका a अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मुझे ये लिख देना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि रिटार्डेशन की कंडीशन बनती है, तो आप एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इस तरह से दिमाग मत लगाओ, आप इतना सा दिमाग में रखना कि ए का डायरेक्शन कौन सा है। अगर ए का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ये लिखना है, ए का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, इफ अ कार इज एक्सीलरेटेड हॉरिजॉन्टली, एक कार जिसमें अंदर सिंपल पेंडुलम लटकाया है वो हॉरिजॉन्टली किसी एक्सीलरेशन से चलेगी तो पेंडुलम पीछे की तरफ आएगा। उस केस में अगर जी इफेक्टिव की बात करेंगे तो जी नीचे हो गया, ए इधर की तरफ आ गया, रिजल्ट आ जाएगा रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जी इफेक्टिव मुझे ये लिखना है। अगर कार किसी एक्सीलरेशन से चली और उसके अंदर सिंपल पेंडुलम है तो जी इफेक्टिव आ जाएगा रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये सारे केसेस दिमाग में रखना अच्छी तरह से कि कब मुझे जी की वैल्यू क्या लिखनी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का केस और है, ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर सिंपल पेंडुलम हो तो हैज अ चार्ज q एंड इज ऑसिलेटिंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, सिंपल पेंडुलम पर q चार्ज है, तो g के अपोजिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, अब g तो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो मुझे g माइनस क्यू अपॉन एम करना है। केवल ये g पर फोकस करो, बाकी कहानी तो लिख ही लोगे आप। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये लिखना है, इसके डायरेक्शन में होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस कर देना है, और अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होगा तो दोनों का रिजल्ट आ जाएगा
तो रूट जी स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा QE, दैट इज इक्वल टू MA, तो उसकी वजह से A आ जाएगा QE अपॉन M। तो हमें ये लिखना है, अगर G के अपोजिट है तो माइनस कर देना QE अपॉन M, G के डायरेक्शन में है तो ये कर देना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो ये कर देना, और सब में वो G की वैल्यू लिख करके टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। एक केस और है, सर्कुलर टर्न पर जब हमारा व्हीकल चलता है, ये सारी चीजें NLM में पढ़ते हो आप, सर्कुलर टर्न वाली जिसमें बैंकिंग वगैरह भी आती है, उसमें अगर हमारा व्हीकल चल रहा है तो G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सर्कुलर टर्न पर घूमेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, V स्क्वायर अपॉन R आएगा, हाँ या ना, V स्क्वायर अपॉन R, तो G इधर हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, रिजल्ट निकालेंगे तो वही रूट जी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो G स्क्वायर प्लस V स्क्वायर अपॉन R का होल स्क्वायर, यहां से G इफेक्टिव आएगा, टाइम पीरियड उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। अल्टीमेटली आपको इन सारी सिचुएशन, सारे केसेस में ये देखना है कि G इफेक्टिव की वैल्यू क्या लिखनी है, वो सारे रिजल्ट दिमाग में डायरेक्टली होने चाहिए, क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली उठ करके आता है, आप वैल्यू पुट करते हो आंसर निकल जाता है। ठीक है, एग्जांपल ट्राई करके देख ले जो आया हुआ है क्वेश्चन। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन स्टेशनरी लिफ्ट इज T। स्टेशनरी लिफ्ट में अगर बात करूंगा तो T इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G है भाई, सही बात है ना। इफ द लिफ्ट एक्सीलरेट्स विद G by 6 वर्टिकली अपवर्ड, एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, द टाइम पीरियड विल बी T डैश मान लिया, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो याद करो अभी मैंने डिस्कस किया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में G माइनस A, तो अपवर्ड डायरेक्शन में G प्लस A, और A की वैल्यू दी हुई है G by 6, तो T डैश इक्वल टू 2 पाई रूट G प्लस G by 6 करूंगा तो 7 G by 6 आ जाएगा। T डैश मुझे T की फॉर्म में चाहिए, T डैश अपॉन T कर लेते हैं, तो 2 पाई रूट 6L अपॉन 7G अपॉन 2 पाई रूट L अपॉन G, 2 पाई LG दैट इज रूट 6 अपॉन 7, एनु इतना शिफ्ट कर देता तो T डैश इक्वल टू रूट 6 अपॉन 7T, ये आ गया। क्लियर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती थी माइनस कर देते। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे बना, तो इसीलिए कह रहा हूं कि वो रिजल्ट दिमाग में होने चाहिए, बस उससे G इफेक्टिव कैलकुलेट करो और फॉर्मूला अपन जानते हैं, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बेटा। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम, चलो लिख लेते हैं, मास 2 ग्राम है, 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम जरूरत पड़ेगी तो, एंड अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इट इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, ऑफ इंटेंसिटी 2000 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2000 वोल्ट पर मीटर। एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल, इक्विलिब्रियम में वो कितना एंगल बनाएगा। अब अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ कर दूं, ये हमारा पेंडुलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया, चार्ज इस पर है तो फोर्स लगा, फोर्स की वजह से इधर गया, इक्विलिब्रियम में उसकी ये पोजीशन है, इक्विलिब्रियम में उसकी ये पोजीशन है, तो वर्टिकल से वो कितने एंगल पर है ये पता लगाना है। अब ऑप्शन मेरे पास tan इनवर्स की फॉर्म में है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नेट फोर्स 0 करना है। यह फोर्स देखते हैं कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, ग्रेविटी का mg डाउनवर्ड आया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, टेंशन T आया। इस कहानी को अलग से ड्रॉ कर रहा हूं कि ये टेंशन है, ये QE है, ये mg है और ये थीटा है बेटा, थीटा तो कैलकुलेट करना है, तो T का इधर कंपोनेंट हो गया T cos थीटा, इधर हो गया T sin थीटा। इक्विलिब्रियम के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल में 0 कर दो, वर्टिकल में 0 कर दो, खत्म। अब हॉरिजॉन्टल में फोर्स 0 कर दूं, क्या लिखूं, यहां लिखता हूं, हॉरिजॉन्टल में T sin थीटा इक्वल्स टू QE आ जाएगा, और वर्टिकल में 0 करूंगा तो T cos थीटा इक्वल्स टू mg आ जाएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू QE अपॉन mg बना बेटा। ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर देना और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स कर देना, आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज है हमारे पास में QE mg, ये सारी वैल्यूज है, g की वैल्यू तो हम जानते ही है, tan लेनी है और इजी हो गया काम, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स में आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आई।
तो ये कहानी है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। इसमें सारा थ्योरी वाला पार्ट अपन ने कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, स्प्रिंग पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम, और इनके जितने भी डिफरेंट पॉसिबल केसेस थे सारे, और सारे टॉपिक्स पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या वैरायटीज है वो अपने ने कवर की है, ठीक है। वैरायटी समझ लेना, क्वेश्चंस को चेक कर लेना अच्छी तरह से, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर पोस्ट करना है। अच्छा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। अपने जो भी फ्रेंड्स जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।